तो जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? मुझे विश्वास है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी किए हुए होंगे। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.3। और पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.2 खत्म कर लिया है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.3। लेकिन इससे पहले हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा, उसका कॉन्सेप्ट, मतलब एक्सरसाइज 1.3 में पढ़ने के लिए जो जो कॉन्सेप्ट चाहिए वो पढ़ना पड़ता है। तो पहले उसका थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं कि ये हमारा चैप्टर क्या है। सेट है। सेट क्या होता है? तो अवयवों का सुपरिभाषित संग्रह कहते हैं सेट। मतलब कि अवयवों का सुपरिभाषित संग्रह, सुपरिभाषित सुपरिभाषित संग्रह, इसी को बोलते हैं सेट। अब सेट कई प्रकार के होते हैं, वो भी पढ़े थे। और सेट को किस फॉर्म में लिखा जाता है? दो फॉर्म में लिखा जाता है। एक फॉर्म है हमारा रोस्टर फॉर्म, मतलब रोस्टर विधि में लिखा जाता है, रोस्टर विधि में। और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण विधि। दूसरा क्या होता है? समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि होता है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको जो होता है अवयवों को किस कोष्ठ में लिखा जाता है? मंझला ब्रैकेट में लिखा जाता है। इस ब्रैकेट में क्या है? मंझला ब्रैकेट है। ये जो देखते हो छोटा ब्रैकेट है, छोटा कोष्ठ है, और ये क्या है? बड़ा कोष्ठ है। लेकिन इस समुच्चय को लिखने के लिए इस मंझले ब्रैकेट की जरूरत होती है, तो इसको इस ब्रैकेट में लिखते हैं और इसका यूज नहीं होता है। ठीक। और दूसरी चीज की, इसमें एक चीज को दोबारा नहीं लिखा जा सकता। हम कोई भी चीज को मात्र एक ही बार लिख सकते हैं, दोबारा उसमें नहीं लिख सकते। तो इसमें क्या बोलते हैं, अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती है। पुनरावृत्ति जो होती है नहीं होती है, पुनरावृत्ति नहीं होती है इस विधि में। और इसमें क्या किया जाता है कि एक समुच्चय का निर्माण करके लिखा जाता है। अगर इसमें जो होता है कि एकदम पूरा विस्तारित करके लिख दिया जाए। अगर कहा जाए ना कि सम संख्याओं का सेट बनाओ, कहा जाए कि सम संख्या का सेट बनाना है, तो हम सम संख्या अगर रोस्टर विधि में बनाना होगा, तो हम अगर ए मान लेंगे सेट को और मझली ब्रैकेट में लिखेंगे, तो सम संख्या यानी 2, 4, 6, 8 इस तरह से बढ़ते बढ़ते जाएगा अनंत तक, जहाँ तक पूछा जाए वहां तक। तो इसको रोस्टर विधि में इस तरह लिखेंगे। वहीं जब समुच्चय निर्माण विधि में लिखना होगा, तो इसी को ए मान लेंगे और इस सारे सेट को एक्स माना जाता है। तो हालांकि ब्रैकेट भी वही रहेगा, मझला ब्रैकेट में लिखा जाएगा, लेकिन इसके लिखने की विधि कुछ अलग ही टाइप की हो जाएगी। जैसे ये एक्स मान लेंगे और एक्स डैश, ये एक्स कैसा हो जाएगा? सम संख्या का एक्स, सम संख्या, ऐसे लिख देंगे। एक्स क्या है? सम संख्या है। इस विधि में भी लिख सकते हैं, या फिर इसको और एक और लिख सकते हैं, या एक्स मान लेंगे और ये एक्स जो है किसके जैसा होगा? तो 2x 2n के जैसे होगा। यानी कि किसी के कोई भी संख्या में 2 से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये सेट के बारे में हो गया। रोस्टर विधि में लिख सकते हैं, समुच्चय निर्माण विधि में लिख सकते हैं। फिर अब ये तो हो गया। फिर आता है एक और चीज, संबंध। किसमें संबंध है? अगर इसी सेट को हम मान लेते हैं, ठीक है, ये सेट को ही हम मान लेते हैं। अगर हम यहाँ पर कोई इसको ये अवयव दिखे 2 और खाली स्थान दे और ये ए और इसमें बताना है कि संबंध है कि नहीं, संबंध है कि नहीं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? जो जो अवयव है उसको ए में देखना पड़ता है। तो देखिए, ये 2 ए में है तो एकदम है, तो इसका मतलब इसके साथ इसका संबंध होगा। ये किसका साइन है? संबंध का साइन है। अगर वही यहाँ पर हम 3 दे दे और बोले कि बताओ क्या इसमें संबंध है, तो साइन तो ऐसे दिया जाता है, लेकिन क्या देखिए, ये सेट में कहीं 3 आपको नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें कोई संबंध नहीं होगा, तो इस कटिस हो जाता है। तो संबंध के लिए ऐसा चिन्ह दिया जाता है। फिर ये हो गया। फिर पढ़े थे हम लोग समुच्चय के प्रकार के बारे में, कई सारे प्रकार को पढ़े थे। पहला प्रकार क्या था जी? हाँ, यहीं पर लिख देते हैं। एक प्रकार पढ़े थे हम लोग रिक्त समुच्चय। क्या पढ़े थे? रिक्त समुच्चय पढ़े थे, रिक्त समुच्चय। दूसरा पढ़े थे एकल समुच्चय, एकल समुच्चय। तीसरा पढ़े थे परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय। और चौथा पढ़े थे अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। चौथा, पांचवा पढ़े थे हम लोग समान समुच्चय। इसमें क्या होता है? अवयवों की संख्या समान होती है। और छठा पढ़े थे असमान
समुच्चय। इतना प्रकार हम लोग पढ़े थे। इसमें क्या होता था कि कोई भी अवयव नहीं रहता था, इसका मतलब इसमें पाई रहता था, कोई भी अवयव नहीं रहता था। एकल समुच्चय में मात्र एक एक अवयव रहता था। परिमित में अनेकों होता था, अनंत होता था। लिमिट नहीं होती थी तो इसमें अनंत होता था, और अपरिमित में अनंत नहीं होता था। और समान में होता है कि अवयव की संख्या और दूसरे अवयव की संख्या एकदम सेम सेम होती थी। तो इसमें अगर कोई सेट ए होता था, कोई सेट बी होता था, तो ये दोनों बराबर होता था। और असमान में क्या था कि ए और बी बराबर नहीं होता था। इतना हो गया था। और इतना जो कॉन्सेप्ट पढ़े, ये सब प्रश्नावली 1.1, 1.2 में लागू हो चुका है। वही अब प्रश्नावली 1.3 के लिए अब इसके आगे का पढ़ेंगे। तो इसके पहले इसको डिलीट करते हैं। ये हो गया। अब हमको पढ़ना है क्या, इसके आगे का उप समुच्चय। टॉपिक आता है हमारा उप समुच्चय। उप समुच्चय, इसका परिभाषा कुछ इस तरह से होता है कि ये थोड़ा सा उप समुच्चय में क्या होता है कि यदि ए के यदि ए के सभी अवयव यदि ए के सभी अवयव यदि ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हो यदि ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हो बी में उपस्थित हो बी में उपस्थित हो तो तो ए जो है ए बी का ए बी का उप समुच्चय होगा। ए बी का क्या होगा, उप समुच्चय होगा। ए बी का उप समुच्चय होगा। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कोई ए सेट हो गया। इसको ऐसे लिखेंगे 2 3 5 7 9 कुछ भी मान लेते हैं। ये ए सेट हो गया, और एक और सेट मान लेते हैं क्या, बी। एक और हम बी सेट मान लेते हैं। इसमें लिख देते हैं क्या, 3 7 2। अब इसका कैसे होगा, अब इसमें उप समुच्चय कैसे होगा। तो इसके लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा कि सेट बी है क्या, उसका सभी अवयव सेट ए में उपस्थित है। देखिए तो सेट ए में सेट बी का सभी अवयव उसमें उपस्थित है। तो इसमें 3 है, हाँ इसमें 3 है। अब देखिए इसमें 7 है क्या, इसमें कहीं 7 दिख रहा है, हाँ एक यहाँ है। इसमें 2 है, इसमें कहीं 2 दिख रहा है, तो हाँ यहाँ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी जो है ए का उप समुच्चय होगा। बी जो होगा ए का उप समुच्चय होगा। सॉरी गलत प्रश्न, सॉरी देखिए उल्टा बोल दिए, हम अधि समुच्चय का बता दिए। यदि ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हो तो ए बी का उप समुच्चय होगा। तो ए कोई सेट मान लिए और बी को थोड़ा और बढ़ा देते हैं, 9 5 11 4 8 इतना दे देते हैं। वो दूसरा थोड़ा गलत एग्जाम्पल हो गया था, कि इससे हो सकता है समझ आ जाए। तो परिभाषा है कि ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हो तो ए बी का उप समुच्चय होगा। अब देखिए ये तो सेट हो गया, अभी बता रहे हैं। लेकिन उप समुच्चय को डिनोट सूचित किसे करते हैं, तो उसको ऐसे सूचित किया जाता है। उप समुच्चय को ऐसे सूचित किया जाता है, इस टाइम से छोटा सी बनाकर। वही अगर इसमें ऐसे हो जाएगा तो ये रिलेशन का चिन्ह होता है। ये होता है क्या, उप समुच्चय का चिन्ह, और ये होता है रिलेशन का चिन्ह, यानी संबंध का चिन्ह। तो उप समुच्चय को इससे सूचित किया जाता है। अब देखिए, अब कहा जा रहा है कि ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हो
तो ए बी का उपसमुच्चय हो गया। तो कोई ए सेट हम मान लिए कि इसमें ये अवयव हो गया, बी में हम माने कि इतना अवयव हो गया। अब देखना है क्या ए में जो बी सेट है उसमें ए का अवयव उपस्थित है। तो देखिए, तो ये ए में 2 है, इसमें कहीं 2 दिख रहा है, देखिए दिख गया। इसमें 3 है, इसमें 3 देखिए दिख गया। इसमें 5 है, इसमें 5 देखिए ये दिख गया। इसमें 7 है, यहाँ भी 7 है। 9 है, यहाँ भी 9 है, यानी कि ये क्या हुआ, मैच हो गया। मतलब कि ए का जितना भी अवयव है वो बी में उपस्थित है। तो होगा क्या कि ए क्या होगा, बी का उपसमुच्चय होगा। उपसमुच्चय के लिए कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे। और ये बी का होगा उपसमुच्चय। ये क्लियर हो गया होगा शायद। ये हो गया, इतना ही है। मतलब कि देखा जाता है कि कोई एक अवयव हो गया, कोई एक अवयव है, उसमें दूसरा अवयव का क्या पूरा अवयव उपस्थित है। अगर उपस्थित है तो वह उपसमुच्चय, अगर उपस्थित नहीं है तो उपसमुच्चय नहीं होगा। एक ये एग्जाम्पल हुआ। एक और एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग सी मान लेते हैं। सी नाम का कोई सेट है गया। सी सेट में कोई 4, 6, 8, एक ये हो गया। एक डी नाम का कोई सेट है, ये देखिए ये हो गया। इसमें दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें हम 2, 4, 8, 6, 9, 12, 16। अब बताना है आप लोग को क्या क्या ए सी जो है डी का उपसमुच्चय होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, जो जो इस पहले अवयव में उपस्थित रहता है उसी अवयव को इसमें देखना होता है। अगर उसमें मिल गया तो इसका मतलब कि वो उपसमुच्चय होगा, अगर नहीं मिला तो उपसमुच्चय नहीं होगा। तो पहले एक सी बनाओ, एक डी बनाओ। अब देखो इसमें उपसमुच्चय होता है कि नहीं। तो सी का अवयव 4 है, इसमें कहीं 4 दिख रहा है तो एक यहाँ दिख गया। सी में 6 है, इसमें 6 दिख गया। इसमें 8 है, इसमें भी 8 है। इसमें इसमें अब हो गया, इतना ही रहने दो। तो इसका सभी अवयव इसमें मिल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, उपसमुच्चय है। इसका क्या है, उपसमुच्चय होगा। ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसी का विपरीत होता है उपसमुच्चय। इसी का विपरीत होता है क्या, ये उपसमुच्चय हो गया। इसी का विपरीत होता है अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय सेम इसी के जैसा होगा, लेकिन इसमें कुछ विपरीत हो जाएगा। अधिसमुच्चय इसका ऐसे होगा कि यदि यदि ए के सभी अवयव यदि ए के सभी अवयव यदि ए के सभी अवयव बी में उपस्थित है, बी में उपस्थित है, यदि ए के सभी अवयव बी में उपस्थित है तो बी ए का अधिसमुच्चय होगा। बी ए का अधिसमुच्चय होगा। बी ए का अधिसमुच्चय होगा। उपसमुच्चय में क्या था, ए के सभी अवयव बी में उपस्थित है तो ए बी का उपसमुच्चय होगा। वहीं अधिसमुच्चय में यदि ए का सभी अवयव बी में उपस्थित है तो बी ए का अधिसमुच्चय होगा। ये भी सेम उसी के जैसा है, लेकिन इसमें जानते हैं क्या होता है, इसी के साथ समझा देते हैं। ये कोई सेट हो गया, ये 2, 3, 5, 7, 9 है। और बी कोई सेट है जिसमें 3, 7, 2, 9, 5, 11, 4, 8। ये 8 हो गया। अब अधिसमुच्चय में होगा यह कि अब बी एक सेट है तो बी का कुछ अवयव ए में उपस्थित है। तो देखिए इसमें 2 वाला इसमें भी उपस्थित है, 3 वाला इसमें भी है, 5 भी है इसमें, 7 भी है इसमें, 9 भी है इसमें। इसका मतलब
बी का कुछ अवयव जो होता है ए में उपस्थित है, तो ये होगा क्या, बी ए का अधिसमुच्चय होगा। बी ए का क्या होगा, अधिसमुच्चय होगा, अधिसमुच्चय होगा। ये भले आपको एक जैसा दिख रहा होगा, ये भले आपको एक जैसा दिख रहा होगा, लेकिन एक ही है, बस थोड़ा उलट हो जाता है। इसमें जो होता है ए का अवयव बी में उपस्थित हो, तो ए बी का उपसमुच्चय होगा। यानी कि छोटा सा, अगर इतना बड़ा सेट हो गया, इसका छोटा सा हिस्सा, छोटा सा अवयव इसमें उपस्थित है, तो ये उपसमुच्चय होगा। लेकिन वही अधिसमुच्चय में क्या होता है, यह जिसका पार्ट है, मतलब जिसका भाग है, उसी ये जिसका भाग है उस समुच्चय में अनेकों सेट होंगे, सॉरी अनेकों अवयव होंगे, तो उसका अधिसमुच्चय होता है। तो सेम है, एक ही है, बस ये इधर का इधर हो जाता है और इधर का इधर हो जाता है, इसमें बस वही चेंज होता है, बाकी कुछ नहीं है। अब देखिए, फिर एग्जाम में आता है उप समुच्चय निकालने के लिए, तो ये उप समुच्चय निकालने वाला बताते हैं अभी। अब उप समुच्चय कैसे निकाला जाता है वो देखिए। अगर मान लेंगे कोई सेट ए है, कोई सेट ए है, और एक है, दो है, तीन हो गया, इतना ही से समझते हैं। अब इसका उप समुच्चय निकाला जाता है, मतलब इसको और हम कैसे कैसे लिख सकते हैं वो भी निकाला जाता है। तो अब किसी सेट का अगर हम उप समुच्चय निकालते हैं ना, तो मतलब जितना उप समुच्चय निकलेगा उसी को बोलते हैं घात समुच्चय। अब देखिए, ये उप समुच्चय से ही, मतलब कोई भी सेट हो गया उसमें बहुत ज्यादा उप समुच्चय उसका निकाल देंगे, तो उसी को बोल देंगे घात समुच्चय। तो ये उप समुच्चय तो हो गया। अब देखिए इसे घात समुच्चय समझते हैं। घात समुच्चय, इसका परिभाषा इसको भी अभी बताएंगे। घात समुच्चय, यदि किसी यदि किसी समुच्चय के यदि किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों समुच्चयों सभी उप समुच्चयों को एक समुच्चय में रखा जाए, एक समुच्चय में एक समुच्चय में रखा जाए तो घात समुच्चय होता है। तो इसे घात समुच्चय कहते हैं। इसे घात समुच्चय कहते हैं। अब बताइए उप समुच्चय होता क्या है। उप समुच्चय जो होता है किसी दूसरे समुच्चय से निकला हुआ भाग नहीं होता है। तो वही जो, अब जितना भी उप समुच्चय किसी सेट में से जितना भी उप समुच्चय बाहर निकलेगा उसी को बोलेंगे घात। बाहर निकलेगा और उसको एक जगह हम रख देंगे, उसका भी सेट बनाकर रख देंगे, तो वो हो जाएगा घात समुच्चय। जैसे उप समुच्चय मान लेंगे कोई ए है, ये कोई सेट है, और इसे उप समुच्चय कैसे निकाला जाता है। तो बताइए, हम इस सेट को हम खाली भी तो छोड़ सकते हैं ना। अगर कहा जाए इसका सेट बनाओ, हम किसी को काम दिए कि भाई तुमको ये दे रहे हैं, इसका तुम सेट बनाना है, तो वो क्या करेगा, हम देंगे तो जरूरी थोड़ा है कि वो बना ही देगा। तो हो सकता है वो खाली भी छोड़ दे, तो वो क्या करेगा, कुछ खाली छोड़ देगा, ऐसे ही खाली छोड़ देगा। ये एक खाली समुच्चय हो गया, उसका मन हम उसको कह दिए बनाने के, लेकिन वो बनाया नहीं, तो क्या किया, खाली छोड़ दिया। अब फिर क्या हुआ, उसका मन हुआ तो अब वो क्या किया कि सभी को एक एक करके बना दिया, एक एक करके उप समुच्चय बनाया। तो क्या किया कि खाली एक को लेकर बनाया,
ये हो गया। अब उसने क्या किया, 2 को बनाया, फिर 3 का एक एक लेकर बनाया, और फिर उसका मन हुआ कि एक के साथ 2 के बना लेते हैं, एक और 2 को एक साथ बना लेते हैं। तो क्या किया कि एक और 2 को बनाया, फिर उसका मन हुआ नहीं, एक और 3 के साथ बना लेते हैं, तो एक और 3 का बनाया। फिर उसका मन हुआ कि नहीं, हम 2 और 3 के साथ बनाएंगे, तो क्या किया उसने, 2 और 3 के साथ भी बना लिया। अब तो कोई नजर नहीं आ रहा है, बस इतना ही है। ये खाली हो गया, 1 2 2 3, और फिर कुछ छूट तो नहीं रहा है ना। नहीं, एक तो छूट रहा है। एक खाली बनाया, एक एक से बनाया, एक 2 एक 3, फिर उसने एक 2 के साथ बनाया, फिर एक 3 के साथ बनाया, फिर 2 3 के साथ बनाया। कहीं तो छूट रहा है। एक और चीज देखिए, अब वो क्या किया कि वो तीनों को एक साथ रख करके बना दिया। सॉरी, ये कैसा हो गया, 1 2 3, देखा, केवल एक सेट से इतना उप समुच्चय निकल गया। केवल सेट ए से कितना, इतना सारा समुच्चय निकल गया। अब इसी को निकाल, परीक्षा एग्जाम में जो होगा, जून से आप लोग का जो एग्जाम होगा, इसमें देखना ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा। और कोई सेट दे देगा और कहेगा कि बताइए इसमें कितने उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी। तो इसका सूत्र ये होता है, अगर उप समुच्चय निकालने का सूत्र पूछे, उप समुच्चय, उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या का सूत्र होता है 2 पर पावर n। इसका उप समुच्चयों की संख्या होती है 2 पर पावर n। और एक और होता है, और देखिए इसमें जो होता है कि रिक्त समुच्चय भी इसमें शामिल होता है। उप समुच्चयों की संख्या पूछा जाए तो 2 पर पावर n होता है, लेकिन एक और चीज पूछ दिया जाता है कि अरिक्त बताइए, जिसमें मतलब अवयव नहीं हो, तो उसके लिए उसी में वही सूत्र होता है, अरिक्त, अरिक्त उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चय की संख्या। इसमें भी वही होता है, बस किसी भी सेट में, उप समुच्चय में खाली रिक्त समुच्चय उपस्थित होता ही होता है। तो इसकी संख्या कितनी है, केवल एक ही है, तो इसमें से एक घट जाता है, 2 पर पावर n -1 हो जाता है। अब देखिए, अब क्या ये सही है, इसकी संख्या क्या ये सही है, इसको कैसे जांच करेंगे। इसका संख्या, तो इसका सूत्र होता है 2 पर पावर n। अब यहाँ पर n कितना है, मतलब एक सेट है, सेट में कितने अवयव है, 3 का अवयव है, 1 2 3, तो n का मान कितना है, 3 है, n का मान क्या है, 3 है। अब 2 पर पावर माथा पर जितना होता है उसको उतनी बार गुना किया जाता है। माथा पर 3 है तो 2 को 3 बार गुना किया जाएगा, 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। अब जैसे इसको हम उप समुच्चय निकाले हैं, तो गिन भी लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। ऐसे ही उप समुच्चयों की संख्या निकाला जाता है। और देखिए एक और, अगर कोई सेट बी है और उसमें अवयव की संख्या 2 a c d n f, ये हो गया, सॉरी कुछ ज्यादा बढ़ कर ले लिए, गुना कर, हालांकि गुना तो हो ही जाता, फिर भी रहने दो। बी कोई सेट है और कहा जा रहा है कि इसके उप समुच्चयों की संख्या बताओ, या फिर इसका घात समुच्चय कितना होगा। तो उप समुच्चयों की संख्या का सूत्र क्या होता है, पहले इसमें लिखेंगे क्या, अवयवों की संख्या, अवयवों, क्या लिख दीजिए, अवयवों, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या यानी n, n कितना है, 1 2 3 4, यानी 4 है। और उप समुच्चय निकालने का सूत्र क्या होता है, 2 पर पावर n होता है, 2 पर पावर n। अब n, सॉरी, या 4 नहीं, या 4 होगा, तो 2 पर पावर n का मान कितना है, 4 है, तो 2 पर पावर 4। अब माथा पर जितना होगा उतनी बार गुना में लिखा जाएगा, तो 2 को 4 बार लिखेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी कि 16।
कोई समुच्चय है, अगर उसमें 4 अवयव है तो उसमें उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? 16 होगी। तो इस यही सूत्र के साथ क्या होता है? उप समुच्चयों की संख्या निकल जाती है। अब जितना भी उप समुच्चय निकलना होता है, मतलब जितना भी उप समुच्चय निकलता है, उसको अगर एक सेट में रख ले, और जितना भी निकला है इसको हम क्या करते हैं? एक और सेट में ले लेते हैं। एक और जब सेट में ले लिए तो इसी को बोलते हैं क्या? घात समुच्चय बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? घात समुच्चय निकालने के लिए लघुत्तरीय में पूछा जाता है। देखिए एक और उदाहरण के साथ बताते हैं हम। अगर कोई सेट हम क्या मान लेते हैं? डी, हरदम ये मानना उचित नहीं है। डी कोई सेट है, डी कोई सेट है, इसमें ए बी सी डी ई, कुछ ज्यादा बड़ा हो जाएगा, नहीं 4 गो रहने देते, हाईएस्ट 4 तक पूछा जाता है। कौन सा है? 5 गो भी पूछ दे। अगर कोई सेट है उसमें 4 गो अवयव है और इसमें उप समुच्चय निकालने को कह रहा है, तो पहले अगर संख्या पूछेगा तो संख्या के लिए क्या करेंगे? इसमें n बराबर गिन लेंगे तो 4 है, और उप समुच्चयों की संख्या निकालने के लिए ऊपर पावर n का फॉर्मूला लगाया जाता है। उप समुच्चयों की संख्या 2 पर पावर n होता है। n क्या है? 4 है, तो 2 पर पावर 4 है, ये हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 हो जाएगा 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16। तो ये उप समुच्चयों की संख्या निकल गई। अब पूछ रहा है उप समुच्चय अब 16 है तो 16 ही का है, इसको निकाल कर बताओ। तो वही बताए है ना कि अगर हम किसी को काम देंगे कि भाई तुम इसका सेट बनाओ, और उसने क्या करेगा? पहले खाली छोड़ देगा, फिर उसका मन होगा तो सभी का एक एक सेट बनाएगा, फिर दो दो सेट बनाएगा, ऐसे ही करके बनाया जाता है। मतलब कि बनाएगा। तो इसका देखिए 16 को कैसे निकलता है? ये सेट हो गया, और इसका हम उप समुच्चय निकाल रहे हैं। उप समुच्चय तो सबसे पहली बात तो खाली छोड़ दिया जाएगा, एक खाली, ये खाली हो गया। अब अब हमारा मन हुआ कि नहीं हम एक एक के साथ बनाएंगे, तो सभी को एक एक ले लेंगे। ये हो गया, फिर बी एक एक का सेट लेकर बना रहे हैं, फिर सी, फिर डी, देखिए अब खाली हो गया और एक एक के साथ लेकर बनाएगा। फिर उसका मन हुआ कि नहीं हम दो दो के साथ बनाते हैं, तो पहले ए और बी को बना देगा, सेट बनाएंगे, ए बी हो गया। फिर एक और ए को सी के साथ, ए को सी के साथ, फिर ए को डी के साथ, फिर ए को डी के साथ, ए को डी के साथ, फिर बी को सी के साथ, फिर बी को सी के साथ, फिर बी को डी के साथ, बी को इसके साथ, डी के साथ, बी के सी के साथ हो गया, और डी के साथ भी हो गया। अब सी का डी के साथ बनाओ, सी का डी के साथ हो गया। और फिर अब क्या करते हैं? तीन तीन गो का बनाते हैं, तो ए और ए बी सी ले लेते हैं, तो हो गया क्या? ए बी सी। फिर क्या करते हैं? ए को छोड़ देते हैं और इन तीनों के साथ बनाते हैं, तो क्या होगा? बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी। अब क्या करते हैं? इसमें बी को छोड़ देते हैं, बाकी सबके साथ बनाते हैं, तो ये हो गया सी डी, सी डी। फिर क्या करते हैं? सी को छोड़ देते हैं और बाकी सबके साथ बनाते हैं, तो हो जाएगा क्या? नीचे घुस रहा है, हाँ, सी को तोप देंगे और ये होगा ए बी डी, ए बी डी इसके साथ हो गया। और फिर क्या करते हैं? अब इधर छोड़ देते हैं और बी सी डी, बी सी डी तो शायद हो गया है। और फिर इस सबका तो दो दो सेट बनाए, दो दो सेट भी कंप्लीट हो गया, फिर तीन तीन सेट बनाए, वो भी हो गया। अब क्या करते हैं? इस सभी को एक साथ भी तो लिख सकते हैं, तो ए बी सी डी, ये सब निकालने के लिए जो था कि लघुत्तरीय में पूछा जाता है। तो गिन कर देखिए 16 को हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, देखिए 16 को हो गया। और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? समुच्चय भी निकाल सकते हैं, और समुच्चय नहीं, उप समुच्चय भी निकाल सकते हैं, और उप समुच्चयों की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं।
हालांकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा संख्या, वहीं लघुत्तरीय में अगर पूछना होगा तो यह निकालने को कहा जाएगा। और अब और हम क्या करेंगे, इस सभी जितना भी हम निकाले हैं उप समुच्चय, इसको हम एक और दूसरे सेट में रख लेते हैं, एक और दूसरे सेट में रख लेते हैं। अभी जितना रखे हैं ना, इसी को बोलते हैं घात समुच्चय। ठीक है, उप समुच्चय से ही निकला उप समुच्चय की संख्या, फिर उप समुच्चय को अगर एक सेट में रख दिया जाए तो वो होता है घात समुच्चय। ये उप समुच्चय से संबंधित जितना भी था ये कंप्लीट हो गया है। अब देखिए एक और चीज पढ़ना पड़ेगा। अब आता है सार्वत्रिक समुच्चय। क्या पढ़ना है हम लोग को, सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय जिसका इंग्लिश क्या होता है, यूनिवर्सल से, यूनिवर्सल 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 सीट। इसका परिभाषा, हालांकि परिभाषा भी जान लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। तो जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक समुच्चयों के जब दो या दो से अधिक सभी समुच्चयों के सभी अवयव सभी अवयव किसी खास सभी अवयव किसी खास बड़े समुच्चय से आए, किसी खास बड़े समुच्चय से आए, बड़े समुच्चय से आए, किसी खास बड़े समुच्चय से आए, तो उस खास बड़े समुच्चय को, तो उस खास बड़े समुच्चय को, बड़े समुच्चय को क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय, समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं या कहेंगे सार्वत्रिक समुच्चय। और इसे किसे सूचित किया जाता है, देखिए इसे U से दर्शाते हैं, इसे U से दर्शाते हैं, इसे U से दर्शाते हैं। क्या कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक समुच्चयों के सभी अवयव किसी खास बड़े समुच्चय से आए, तो उस खास बड़े समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं और इसे U से दर्शाया जाता है। सार्वत्रिक समुच्चय मतलब यूनिवर्सल, जिसमें सभी आ जाए, कई गो सेट है और उसमें सभी आ जाए तो उसी को बोलेंगे सार्वत्रिक समुच्चय। और इसका एक जैसे में एक उदाहरण है कि सम संख्या और विषम संख्या, एक उदाहरण जैसे में लिख लेना, जैसे में होगा क्या, सम एवं विषम संख्याओं, सम एवं विषम संख्याओं के समुच्चयों के लिए प्राकृत संख्या क्या है, एक सम एवं विषम संख्या के समुच्चय के लिए प्राकृत संख्या एक प्रकार का क्या है, एक सार्वत्रिक समुच्चय होगा, एक सार्वत्रिक समुच्चय होगा, सार्वत्रिक समुच्चय होगा।
सार्वत्रिक समुच्चय, जब दो या दो से अधिक समुच्चयों के सभी अवयव किसी खास बड़े समुच्चय से आए तो उस खास बड़े समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं, जिसे यू से सूचित किया जाता है। और जैसे में इसका क्या होता है, सम संख्या विषम संख्याओं के समुच्चय के लिए प्राकृत संख्या एक सार्वत्रिक समुच्चय होगा। और इस सार्वत्रिक समुच्चय आपको समझ आ जाएगा, मतलब कई को समुच्चय जो बड़ी चीज में आ जाए, बड़ी चीज का प्रकार, एक टाइप का प्रकार ही समझ लो, वो तो वही क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। अगर कहे कि समकोण विषमकोण, मतलब त्रिभुज के बारे में बता देते हैं कि समबाहु त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज, ये जो त्रिभुज है किसका किसका सार्वत्रिक समुच्चय है, तो एक त्रिभुज का समुच्चय है, मतलब उसी का प्रकार उसी में हो जाए तो वही बोलता है सार्वत्रिक समुच्चय। ये बेस्ट उदाहरण है सार्वत्रिक समुच्चय के लिए। तो इतना हम लोग को कॉन्सेप्ट पढ़ना था। अब देखिए प्रश्नावली सॉल्व करते हैं, प्रश्नावली 1.3। इसके बाद से प्रश्नावली जो होता है आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो पहले क्या करो, इसको डिलीट करो, स्मार्ट बोर्ड रहता, सॉरी खत्म, मतलब स्मार्ट बोर्ड में क्या होता है, एक क्लिक में सब खत्म। जितना भी हम लोग को प्रश्नावली 1.3 के लिए कॉन्सेप्ट चाहिए था वो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है। अब बारी है उसके सॉल्व करने की। तो जिसमें से अपना पहला क्वेश्चन क्या आता है, देखिए जिसमें अपना पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.3 में, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि रिक्त स्थानों में क्या करना है, प्रतीक को भर के सही बनाना है। रिक्त स्थानों में ये चिन्ह है और ये चिन्ह, इस चिन्ह के द्वारा क्या करना है, दो चिन्ह को भर कर सही बनाए। अभी पहला क्वेश्चन है, जिसमें से पहला क्वेश्चन इसमें है कि 2 3 4 एक सेट दिया है और बताना है कि क्या इसका उप समुच्चय है। ये किसका चिन्ह है, उप समुच्चय का, रिलेशन का नहीं है। देखिए ये रिलेशन का होता है, संबंध बताने का, और ये होता है उप समुच्चय का। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हालांकि कंफ्यूज करने के लिए देखिएगा इसमें भी दिया होगा। एक और सेट है जिसका 1 2 3 4 5। अब देखिए ये जो अवयव है, मतलब इसमें से कुछ अवयव क्या इसमें है, अगर होगा तो समुच्चय है, उप समुच्चय होगा। अगर इसमें से कोई अवयव इसमें नहीं होगा तो इसका मतलब ये उप समुच्चय नहीं होगा। तो इसमें 2, इसमें भी 2 है, इसमें 3, इसमें भी 3 है, इसमें 4, इसमें भी 4, मतलब कि इसका अवयव जो है इसमें हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इस सेट का, इस समुच्चय का यह समुच्चय उप समुच्चय है। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी है और बी सी डी है। देखिए इसमें बी मिल रहा है, बी मिल रहा है, सी भी मिल रहा है, सी भी मिल रहा है, लेकिन ए जो है इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब इसमें इसका उप समुच्चय नहीं होगा। तो ये चिन्ह बनाओ, ऐसे काट दो, ठीक। फिर अपना ये तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स आपके विद्यालय के कक्षा 11th यानी क्लास 11th के विद्यार्थी है। इतना बड़ा लिखेंगे बहुत ज्यादा समय हो जाएगा। फिर किसके साथ बनाना है, एक्स कोई सेट हो गया और जो होता है इस विद्यालय का एक विद्यार्थी है, विद्यालय का एक विद्यार्थी, सभी इस विद्यालय का विद्यार्थी। अब देखिए कोई भी विद्यालय होगा तो उसमें सभी क्लास के छात्र होंगे। इसमें कहा जा रहा है कि एक्स कोई सेट है जो एक
कक्षा 11 के छात्रों को बता रहा है, तब कोई भी विद्यालय होगा उसमें तो कक्षा 11 का छात्र उसमें करेगा। तो बताइए इसका उप समुच्चय होगा तो एकदम 100% होगा। तो ये भी होगा क्या, उप समुच्चय, उप समुच्चय होगा। फिर चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक्स है और एक्स किसी समतल में उपस्थित एक वृत्त है, किसी समतल में उपस्थित वृत्त है, किसी समतल में वृत्त है। और पूछ रहा है क्या, दूसरा सेट दिया है, इसमें कह रहा है कि एक समान तल में एक्स जो है एक समान तल में, एक समान समतल, समान समतल में वृत्त है, में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है, जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है, 1 इकाई है। मतलब x जो है, x किसी समतल में वृत्त है और दूसरा समुच्चय जिसे तुलना करना है उसमें कह रहा है कि x एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। अब बताइए ऐसा कभी हो सकता है, यहाँ पर कोई वृत्त, यहाँ पर कोई मान लीजिए कोई एक केंद्र हुआ, इधर से कोई इसकी r त्रिज्या है और ये दूसरा त्रिज्या कह रहा है कि एक एकदम इसका माप दे दिया है कि 1 इकाई का है। और अब बताइए, ये हो गया बड़ा समुच्चय, ये हो गया छोटा समुच्चय। हालांकि अधि समुच्चय के लिए सही है, लेकिन इसमें कहा किया जा रहा है उप समुच्चय के लिए। तो ये छोटा समुच्चय इसी का ना प्रकार हुआ, इसी का प्रकार होगा। तो ई जो है इसके अंदर में आएगा, ना कि ई इसके अंदर में। मतलब ये छोटा समुच्चय, छोटा वृत्त इसके अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत में आएगा, बड़ा समुच्चय के अंतर्गत आएगा। तो और ई जो है इसकी बड़ी लंबाई वाली त्रिज्या, इसका कोई माप नहीं है, लेकिन इसमें जो एक माप दे दिया है कि यह 1 इकाई का है, तो इसका प्रकार है, ना कि ये इसका। तो इधर से संभव नहीं है, लेकिन इधर से संभव है, यानी कि छोटा वाला वृत्त जो है इसका प्रकार है तो ये अधि समुच्चय के लिए सही होगा, लेकिन उप समुच्चय के लिए सही नहीं होगा। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ। फिर 5वां नंबर कह रहा है कि x किसी समतल में स्थित, x किसी समतल में स्थित क्या है, एक त्रिभुज है। और दूसरा कह रहा है जिससे तुलना करना है, वो कह रहा है कि x कोई सेट है और किसी समतल में समतल में स्थित आयत है, समतल में उपस्थित आयत है। अब बताइए कहना बात से होगा, पहला जिससे तुलना करना है वो क्या है, एक त्रिभुज है, और दूसरा कह रहा है कि समतल जो है इसमें आयत है। अब बताइए किस एंगल से आप इसका अधिसमुच्चय कह सकते हो, ये नहीं ना संभव होगा। आयत त्रिभुज कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब इसमें भी उप समुच्चय नहीं होगा। और भी एक क्वेश्चन किया, हाँ 6 नंबर क्वेश्चन, x किसी समतल में स्थित समबाहु त्रिभुज है, इधर ही बना देते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x किसी समतल में सेट है और x किसी समतल में, हालांकि हम सब क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो समतल में स्थित समबाहु त्रिभुज है, देखिए प्रकार दे दिया है इसका, समबाहु त्रिभुज है। और जिससे तुलना करना है वो कह रहा है कि एक त्रिभुज है, x दिया है, x कोई क्या है, त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है। अब देखिए इसमें प्रकार का नाम दे दिया है कि त्रिभुज जो है समबाहु है, मतलब इसके सभी भुजा क्या होगी, बराबर होगी। समुच्चय का त्रिभुज का ही प्रकार है। इसकी एक भुजा अगर मान लेंगे कोई 1 सेंटीमीटर का है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर का होगा और ये भी 1 सेंटीमीटर का होगा।
और ये कह रहा है कि कोई त्रिभुज है। अभी त्रिभुज कौन हो गया, लेकिन ये त्रिभुज क्या है, इसी का प्रकार है, इसका प्रकार है, इसी का प्रकार है, तो इसलिए इसका उपसमुच्चय होगा। तो हाँ, इस समुच्चय होगा। फिर 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि x एक सम प्राकृत संख्या है और x एक पूर्णांक संख्या है। x जो है क्या है कि सम प्राकृत संख्या है, सम प्राकृत संख्या है। और जिससे तुलना करना है उसमें कह रहा है कि x एक पूर्णांक संख्या है, x क्या है, पूर्णांक है। अब पूर्णांक संख्या में क्या होता है, ये सभी प्रकार आ जाता है, प्राकृत संख्या, सम संख्या, पूर्णांक, विषम संख्या, ये सब प्रकार आ जाता है। तो इसलिए इसका क्या होगा, उपसमुच्चय होगा, इसका भी साइन इसमें लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। दूसरा नंबर कह रहा है कि जांचिए कि निम्न कथन सत्य है या असत्य। मतलब इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन में हम लोग को जांच करके बताना है कि जो कथन कहा जा रहा है वो सही है या गलत। पहले करो इसको डिलीट। कॉपी पर से पहली बार बोर्ड पर आए हैं, हालांकि 10th क्लास में पढ़े थे तो नोट्स लिखवाना होता था, तो हम भी नोट्स लिखवाते थे, और कई सालों बाद बोर्ड पर। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसमें जांच करना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, जांचिए, जांचिए का जांचिए कथन सत्य है कि असत्य है। इतना बड़ा नहीं लिखेंगे। कथन सत्य है या असत्य, कथन सत्य है या असत्य, तीसरा नंबर में जांच करना है। एक नंबर एक क्वेश्चन है जिसमें सेट बना है, ए एंड बी है, और दूसरा कह रहा है कि बताना है कि अधिसमुच्चय, सॉरी अधिसमुच्चय बार बार बोल रहे, उपसमुच्चय ना होगा, बी सी ए। अब कह रहा है कि कथन सही है कि गलत है। अब बताइए, एक ये अवयव जो है इसमें उपस्थित है, हाँ इसी में से है। बी इसमें है, हाँ इसमें से है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय तो बताइए कथन जो कह रहा है सही होगा कि गलत होगा, एकदम गलत होगा, क्योंकि इसका उपसमुच्चय हो रहा है तो इसमें ऐसा चिन्ह होना चाहिए, लेकिन ऐसा चिन्ह दिया तो इसका मतलब ये क्या होगा, असत्य होगा। क्या होगा, असत्य होगा, क्योंकि क्योंकि जो होता है इसका इस सेट का ये उपसमुच्चय है, इसलिए क्या है, असत्य होगा। लेकिन इसमें कह रहा है कि इसमें पहले ही ये साइन दे दिया है कि नहीं होगा, लेकिन असली में क्या है, इसका समुच्चय है, तो इस हिसाब से ये कथन असत्य होता है। दूसरा कथन कह रहा है कि ये है और एक ई है। कह रहा है कि एक्स जो है अंग्रेजी वर्णमाला का है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, 5 गो। जैसे कौन कौन होता है, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू होता है। तो ये वही कह रहा है जिसके साथ तुलना करना है। कह रहा है कि ए ई एक उप समुच्चय हो गया इसका, तो स्वर संख्या में इतना आता है, 5 ही होता है, इस 5 में से कोई इसमें है तो ए है, ई है, ए ई। इसका मतलब ये क्या है, कथन हमारा जो कह रहा है सत्य है, तो कथन क्या होगा, सत्य कथन होगा। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 2 3 है और उप समुच्चय है किसका, ए 3 5 का। अब अधि समुच्चय में होता, उप समुच्चय में क्या होता है, इसका सभी इसमें उपस्थित होना चाहिए। हालांकि 1 और 3 है, लेकिन इसमें 5 है, इसमें 2 है, तो बताइए कथन सही है कि गलती है, गलती है, असत्य। क्या होगा, असत्य होगा। फिर चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये कोई
सेट है और इसका अधिसमुच्चय ए बी सी का। बताइए ए इसमें है, हाँ है, तो इसका मतलब ये कथन क्या है? ये कथन सत्य है। फिर 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये कोई सेट है और ये कोई सेट है। देखिए अब इसमें दे दिया है रिलेशन ए बी सी। हाँ देखिए कैसे, ये क्या है, ये उपसमुच्चय का चिन्ह होता है, लेकिन ये क्या होता है, रिलेशन का चिन्ह होता है। रिलेशन कब होता है? अगर हम कोई कोई सेट ए मान रहे थे, 1 2 3 4 5 हो रहा था, अगर अगर किसी चीज में अगर इसमें रिलेशन है तो इसमें से कोई एक दो होता था, और ऐसे होके अगर यह दो इसमें मिल रहा है तो इसका मतलब एक के साथ संबंध है। लेकिन देखिए ये क्या कोई सेट में रहता था? नहीं रहता था। हालांकि ये अगर नहीं रहता, ये मझला ब्रैकेट इस सेट के रूप में नहीं रहता तो ये सत्य होता। लेकिन क्या है, इस सेट में दे दिया है, सेट में संबंध नहीं होता है, तो नहीं होता है तो क्या हुआ, ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। ये कथन क्या हुआ, असत्य हुआ। देखिए थोड़ी सी नजर हटी, दुर्घटना घटी। इसमें भी देखिए सेम सेम क्वेश्चन दे दिया है, लेकिन इस चिन्ह के कारण बदल गया। तो ये उपसमुच्चय का चिन्ह होता है, ये संबंध का चिन्ह होता है, लेकिन संबंध जो होता है ब्रैकेट में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो कथन असत्य हो जाएगा। तो कथन क्या हुआ, असत्य हुआ। 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ लिख दो। 6ठा नंबर क्वेश्चन, एक्स कोई संख्या है, एक्स संख्या से कम, मतलब एक्स जो होता है संख्या 6 से कम, 6 से कम, 6 से कम और सब सम प्राकृत संख्या, 6 से कम सम प्राकृत संख्या। और अधिसमुच्चय होगा किसका, तो एक्स, एक्स प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है और 36 को विभाज्य करती है, 36 को विभाज्य करती है। अब ये कह रहा है कि एक पहला सेट है जो होता है कि 6 से कम सम प्राकृत है। सम प्राकृत मतलब 6 से कम होना है, तो एक होगा 0, एक होगा 2, है नहीं, प्राकृत में 0 कहाँ से हटाया, 2 होगा 4 होगा, 6 से कम कर रहा है तो यानी कि ये हो गया। और कह रहा है कि जिसके साथ तुलना करना है, ये एक प्राकृत संख्या है और 36 को विभाज्य करती है। तो बताइए 2 और 4 36 को विभाजित कर देगा, तो कर देगा। तो मतलब 36 से क्या करता है, विभाज्य कर देता है, 36 से विभाज्य कर देता है। तो इसका मतलब ये कथन क्या है, सही है, सही कह रहा है। तो कथन क्या होगा अपना, सत्य होगा। अब आया ये 2 नंबर भी कंप्लीट होता है। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन चलिए बनाते हैं। अब हमें बनाना है तीसरा नंबर क्वेश्चन, तो पहले इसको डिलीट करो। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लेना है, मान लीजिए, इसमें मान लीजिए, मान लीजिए ए, मान लीजिए ये कोई सेट है, ये सेट में क्या क्या है, 1 है, 2 है, फिर इसी के अंदर सेट में उपसमुच्चय है 1 3 4 है, 5 है। हाँ तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में ये मान लिया गया है और इससे रिलेटेड लगभग 11 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 4 ए से संबंध रखता है,
सॉरी, ए का मतलब उपसमुच्चय है। बताइए ये उपसमुच्चय होगा तो किसी भी सेट का अगर हम अवयव निकालते हैं, उसका उपसमुच्चय निकालते हैं तो उसको भी एक सेट में रखा जाता है, ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। तो हालांकि ई जो है पहले से ही ब्रैकेट में है तो इसका अवयव तो सेम वही लिख दिया गया है, लेकिन इसके भी साथ एक और ऐसा सेट होना चाहिए था, ऐसा भी ब्रैकेट का साइन होना चाहिए था, लेकिन इसमें नहीं है। और नहीं है तो ये बात क्या हुआ, असत्य हुआ। क्या हुआ, असत्य हुआ। अभी असत्य काहेला हुआ, काहे कि 3 4 जो है 3 4 ए का 3 4 ए का उपसमुच्चय नहीं है, उपसमुच्चय नहीं है, यही कारण है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 4 है लेकिन इसके साथ रिलेशन है, तो बताइए सत्य होगा? तो एकदम होगा, क्योंकि इसमें जो होता है डायरेक्ट अवयव को ही निकाल दिया जाता है। तो सेट में जो होता है 3 4 एक ही साथ है, इसमें भी एक ही साथ है, सेम टू सेम चीज यही उतार लिया गया है। तो बोल रहा है कि इसके साथ रिलेशन है तो 100% है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्योंकि क्योंकि ई अवयव के लिए, सॉरी, संबंध अवयव के लिए होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 3 4 अधिसमुच्चय है ए का, तो हाँ एकदम है, तो इसमें लिखेंगे क्या, सत्य। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक है इसके साथ रिलेशन है एक के साथ, तो ये बताइए सत्य है? हाँ सत्य है, डायरेक्ट वही उतर गया है तो ये सत्य होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक जो है अधिसमुच्चय है ए का। अब बताइए अधिसमुच्चय कब आता है, सेट के अंदर होता है, लेकिन इसमें कहा कोई सेट दिया है, नहीं दिया है, तो ये क्या होगा, असत्य होगा। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 2 5 एक के साथ ए का उपसमुच्चय है, तो ये सत्य है? तो हाँ सत्य है। 1 2 5 1 2 5, ये क्या होगा, सत्य होगा। सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 2 5 जो है ए के साथ रिलेट है, मतलब इसका संबंध इससे है, तो संबंध क्या होता है, डायरेक्ट वही उतर जाता है, लेकिन सेट में दे दिया है, समुच्चय में कोष्टक नहीं रहना चाहिए था, तो इसके कारण ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, असत्य, ये होगा असत्य। फिर 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 2 3 1 2 3 है और एक के साथ रिलेशन है, तो एक तो मिल रहा है, दो भी मिल रहा है, देखिए 1 2, लेकिन 3 जो है इसके अंदर है। अब ई कैसे होगा, ये कब संभव है, नहीं है। इसके साथ भी आना चाहिए था, तो ये क्या होगा, असत्य होगा। फिर 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फाई जो होता है रिलेशन है, फाई का संबंध ए से है तो नहीं है, ये असत्य होगा। फिर 10वां नंबर क्वेश्चन फाई है और इसके साथ अधिसमुच्चय है ए का, तो हाँ सत्य है, क्योंकि फाई जो होता है कोई भी अगर हम सेट मान लेंगे वो सब फाई सब में होगा, सबका उपसमुच्चय होगा, तो इसका मतलब ये बात क्या, कथन क्या है, सत्य है। फिर 11वां नंबर क्वेश्चन, सॉरी, अरे यही है ना, ये कह रहा है कि फाई एक सेट है जो एस का उपसमुच्चय होगा तो नहीं होगा। फाई कब लिखा जाता है,
जब कोई सेट बनाए और इसमें कोई अवयव ही ना हो तो इसके बदले फाई लिखा जाता है। इसके बदले क्या लिखा जाता है? फाई लिखा जाता है। लेकिन क्या किया है, इसी को भी एक समूच में दे दिया है, तो ये सत्य नहीं होगा, ये क्या होगा? असत्य होगा। क्या है कि ये कोष्ठ में नहीं रहना चाहिए, फाई कोष्ठक में नहीं होना चाहिए, फाई कोष्ठक में नहीं रहना चाहिए। इसलिए तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है? खत्म होता है। अब हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन बनाना है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय के सभी उप समुच्चय लिखे। अब इसमें क्या करना है? अब उप समुच्चय निकालने वाला आ गया। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समुच्चय के सभी मतलब उप समुच्चय निकालना है। और क्या उप समुच्चय निकालना है। तो एक नंबर है जिसमें कह रहा है कि ए। अब ए से उप समुच्चय निकालिए। तो सबसे पहले फाई, फाई जो होता है सभी का उप समुच्चय होता है फाई। अब हम बताए ना कि किसी को हम कहेंगे कि ए तुमको सेट बनाना है, तो क्या करेगा? पहले खाली छोड़ देगा। तो उसी प्रकार से अगर कोई सेट में एगो अवयव है तो इसको कहा जाएगा कि इसका उप समुच्चय निकालो, तो क्या करेगा? सबसे पहले एगो तो खाली छोड़ना पड़ेगा और उसके साथ एगो बनाएगा, एक ए बन गया, मतलब इसका 2 हो गया। दूसरा नंबर, अगर कोई सेट है ए और बी है और इसका उपसमुच्चय सबसे पहले तो एगो फाई होगा, खाली। दूसरी चीज कोई एगो के साथ बनाया जाएगा। एक तीसरी चीज बी के साथ बना ये कौन? फिर ये दोनों को एक साथ लेकर भी बनाया जा सकता है, ए बी। देखा, इसमें 2। तीसरा नंबर कह रहा है एक, शादी ना है, 1 2 3 है। अब इसमें देखिए सबसे पहले तो एगो खाली होगा, खाली छोड़ दिए। दूसरा एगो के साथ बनाएंगे तो एक, ऐसे निकालने आना चाहिए। अब 1 2 बना देते हैं, दूगो का 1 2, फिर 1 का 3 के साथ एक, ओ बार बार 3, फिर 2 का 3 के साथ इधर ही बनाना ही ना कि अब 3 को 1 के साथ बनाए, नहीं। जब कार्तिक सीखिएगा तो उसमें बनाना पड़ता है, तो अभी इसका जरूरत नहीं है। इसका गुणन जो होता है दूसरा पार्ट है रिलेशन फंक्शन, इसमें पढ़ना है। 1 3 हो गया, फिर क्या कर सकते हैं? 1 2 हो गया, अब 2 3 का भी बना सकते हैं ना, तो 2 3 और क्या कर सकते हैं? ये तीनों को एक साथ ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा क्या? 1 2 3, ये हो गया समुच्चय। चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फाई, फाई का समुच्चय क्या होगा? खाली फाई ये होगा, और क्या? तो ये क्या हो गया? चौथा नंबर क्वेश्चन खत्म होता है। फिर आया 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो होता है ये सेट है, ये सेट के कितने अवयव होंगे? कितने अवयव हैं यदि ए बराबर क्या है? पाई है, मतलब खाली है। तो इसका क्या निकालना है? और इसके अवयव की संख्या निकालनी है। तो अवयव की संख्या निकालने का सूत्र 2 होता है। तो पहले बताइए इस खाली जो समुच्चय है फाई है, इसमें अवयव की संख्या कितनी है?
पहले इसका आंसर लिखेंगे। इसका हल क्या होगा? इसमें अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या हाई कब होता है? जब अवयव की संख्या 0 हो, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। और फिर कह रहा है कितने अवयव है, तो अवयव की संख्या निकालने का सूत्र क्या होता है? संख्या निकाल सूत्र होता है 2 पर पावर n होता है। अब यहाँ n बराबर क्या है? 0 है, तो 2 पर पावर 0। अब किसी पर भी पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, चाहे लाख हो, करोड़ हो, चाहे कितना भी हो, अगर उस पर पावर 0 हो गया तो उसका मान 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। कितने अवयव होंगे? एक ही अवयव होंगे। एक और टॉपिक जो होता है, एक अंतराल रूप पढ़ना पड़ता है, तो इसको 4 रूप में पढ़ते हैं। देखिए, अगर कोई संख्या है, ए है या बी है, और वो क्या है? सभी पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या मतलब पूर्णांक से संख्या से संबंध है। ये इस प्रकार से हो गया। अगर तो अंतराल रूप को हम 4 रूप में अध्ययन करते हैं। पहली चीज, एक अंतराल रूप तो पहले 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बंद, एक होता है खुला। इसे 4 गो रेखा एक में एक खुला, इसमें दोनों लाइन बंद, और इसको हम ए माने, इसको बी, ए बी, ए बी, ए बी। पहली चीज, एक तो दोनों मुंह खुला होगा, ये ओपन। इसमें दोनों बंद होगा तो बंद, क्लोज। और इसमें जो था, मान लीजिए ये कोई बंद है और ये मुंह खुला है। दूसरी चीज, ये खुला है और ये भरल है। तो देखिए साइन क्या होगा। अगर इसका अंतराल लिखना होगा तो ये ओपन कोष्ठ, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा। ये हो गया ए, ये हो गया बी, फिर इसमें ये हो गया बंद। बंद है तो इसमें ऐसा कोष्ठ होगा, इसको ए लिखेंगे, बी लिखेंगे। और तीसरा टाइप होगा, ये क्या है? बंद है तो बंद के लिए ये कोष्ठ, और खुला के लिए ये कोष्ठ होता है, तो बी। तीसरा में ये खुला है, ए, और ये क्या है? बंद है, तो बी। देखो, ये खुला बंद, बंद खुला, खुला बंद, ये हो गया। अगर मतलब ये भी क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, बस इसमें यही समझना है। और इसका क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन, अंतराल रूप में लिखना है। कह रहा है क्या? अंतराल रूप में लिखना है। अंतराल रूप में लिखना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स जो है, एक्स रिलेशन पूर्णांक संख्या, और इसका संबंध कुछ इस प्रकार से है कि -4 ग्रेटर एक्स ग्रेटर इक्वल 6। अब इसको हमें ऐसे कोष्ठ में लिखना है। तो ये जो होता है, इसका अब ये जो लिखे हैं, इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए ग्रेटर इक्वल ग्रेटर एक्स ग्रेटर बी, ऐसे लिख सकते हैं। और वहीं जब इसको लिखना होगा तो ए ग्रेटर इक्वल एक्स फिर ग्रेटर इक्वल बी, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा।
और इसको कैसे लिखेंगे कि बंद जो हो गया, बंद हो गया, उसमें ग्रेटर इक्वल भी लग जाता है, तो इस जगह ए ग्रेटर इक्वल एक्स, इसमें बंद नहीं है तो इसमें केवल ऐसा हो जाएगा, ये नहीं लगेगा, और ये क्या हो गया, डी हो गया। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए ग्रेटर एक्स ग्रेटर इक्वल बी। देखिए चारों को ऐसे ऐसे इस रूप में हम लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि -4 ग्रेटर एक्स ग्रेटर इक्वल 6, ये कौन वाला होगा, ये वाला होगा, देखिए ये वाला हो गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर इसको हम इस कोष्ठक में अंतराल के रूप में लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, ये -4 है, इसमें कोई ग्रेटर इक्वल का साइन नहीं लगा है, तो इसमें कौन ब्रैकेट होगा, खुला ब्रैकेट यानी ओपन ब्रैकेट, तो ओपन ब्रैकेट को ऐसे लिख सकते हैं, और ये हो गया -4 कहाँ तक, ग्रेटर इक्वल 6 तक, यानी 6, और इसमें ये साइन लगेगा। इस साइन को ध्यान रखना है, ये भी ऑप्शन में भी पूछा जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि x कोई संख्या है और x रिलेशन r से, और इसमें -12 ग्रेटर x फिर ग्रेटर -10, इसको हम क्या लिखेंगे, इसमें ग्रेटर इक्वल का साइन इसमें कहीं नहीं लगा, तो इसका मतलब ये खुला होगा। खुला के लिए कौन कोष्ट, ई कोष्ट, -12 कहाँ तक, -10 तक। फिर 3 नंबर क्वेश्चन, एक्स रिलेशन आर से, इसमें 0 जो होता है ग्रेटर इक्वल एक्स ग्रेटर है 7 से। अब इसमें इक्वल लगा है, अब इक्वल लगा है तो इसमें कौन सा रूप होगा, ये वाला रूप होगा। तो पहला चीज में बंद है तो बंद वाला को ऐसे साइन लिखते हैं, और इसमें इक्वल नहीं लगा है तो इसका मतलब क्या है, खुला है, तो खुला है तो इसको ऐसे लिखेंगे। अभी 0 है तो 0 लिखो, 7 है तो यहाँ पर 7 लिखो। फिर चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स रिलेट करता है आर से, और 3 जो है ग्रेटर इक्वल एक्स ग्रेटर इक्वल 4 तक। देखिए ग्रेटर इक्वल लगे, यानी कि ये वाला कोष्ट का यूज होगा, तो ग्रेटर इक्वल जिसमें भी लग जाएगा इसको ऐसे साइन लिखेंगे, इसमें भी लगा है, इसमें भी साइन ये हो जाएगा। अब ये साइन जो लिख लिए, अब उसके बाद संख्या को लिख दो, यानी कि 3 से 4 तक होगा। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसको अब जो पहले 6 नंबर बनाए थे उसमें ऐसे लिखना था, लेकिन इसमें जो है ये रोस्टर फॉर्म में लिखना है, यानी समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो पहले देखिए ये सब तो है, सब में एक चीज तो कॉमन रहेगा कि आर से रिलेट करेगा, तो ये एक्स जो होगा, एक्स सॉरी ये रिलेट करेगा किससे, आर से। सब में ये चीज क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो पहले वहीं पे लिख लो, एक्स रिलेट आर से, एक्स रिलेट आर से, एक्स रिलेट आर से, सब में कॉमन लग जाएगा। अब देखो ये क्या है, खुला है यानी ओपन, और ओपन में केवल ये चिन्ह लगेगा, तो ये हो गया। -3 से शुरू करना है, तो -3 कहाँ जाएगा, एक्स से, फिर बढ़ेगा कहाँ तक, 0 तक, ये हो गया। दूसरा नंबर पर है दोनों बंद है यानी क्लोज है, तो क्लोज में क्या होता है, ग्रेटर इक्वल लगता है, दूसरा ग्रेटर इक्वल लग गया। अब 6 हो गया, ये 6 एक्स से 12 के बीच होगा। इसमें क्या कर रहा है कि ये ये ओपन है, ये क्लोज है, तो इसमें क्या होगा, जब ओपन होता है तो इसमें केवल ये साइन लगता है, और क्लोज रहता है तो ग्रेटर इक्वल का साइन लगता है, तो वही 6x ये हो जाएगा 12। फिर ये जो होता है इसमें करा है -23 5, लेकिन -23 जो है क्लोज है, और ये क्या है, ओपन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्लोज है तो क्लोज के लिए ग्रेटर इक्वल, और इसमें केवल ग्रेटर। और ये कहाँ से शुरू होता है, -23 से शुरू होता है, कौन सी संख्या, इसके बीच में x संख्या है, कहाँ तक जाती है, 5 तक जाती है,
ये क्या हो गया, 7 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। फिर 8वां नंबर अपना क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में प्रत्येक के लिए कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। तो पहला में है कि समुच्चय समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। समकोण त्रिभुज किसके अंतर्गत आता है, त्रिभुज के प्रकार के अंतर्गत। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। ये यूनिवर्सल सेट है और इसमें भी वही कर रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय होगा तो इसको कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। तो ये भी क्या है, त्रिभुज का ही प्रकार है, तो इसको भी आंसर से यही लिख देंगे, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। ये 8 नंबर क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। फिर 9वां नंबर क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव टाइप का है। कह रहा है 9वां नंबर क्वेश्चन कि सेट कोई ए है, ये कोई सेट है जिसमें 1 3 5 है। बी कोई सेट है जिसमें 2 4 6 है। और सी कोई सेट है तो 0 2 4 6 8 ये हो गया। और कह रहा है कि समुच्चय ए बी और सी प्रदत्त है। तो और ये रहा लास्ट क्वेश्चन जिसमें कह रहा है कि सेट ए, समुच्चय बी, समुच्चय सी इतना सेट से प्रदत्त है। तो इन तीनों समुच्चय ए बी और सी के लिए निम्न में कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय के लिए मतलब लिए जा सकते हैं। इसमें से कौन जो होता है जो सभी में आ जाएगा। तो सभी के लिए इसका यूनिवर्सल जब निकाला जाता है तो ऐसा कोई सेट होना चाहिए जिसमें ये भी अवयव आ जाए, ये भी अवयव आ जाए, ये भी अवयव आ जाए। तो बताइए कि 0 1 2 3 4 5 6 इसमें कौन कौन सा आ रहा है, 1 3 5 2 4 6 आ गया, लेकिन 8 नहीं आया, 0 नहीं आया। 8 और 0 नहीं आया तो इसका मतलब ये सेट नहीं हुआ। 5 तो बिल्कुल होवे नहीं करेगा, सभी में सेट है, कर रहा है 5, तो ऐसा हो सकता है, कभी नहीं होगा। और फिर तीसरा नंबर कह रहा है कि 0 1 से लेकर 10 तक है और बताइए इसमें सभी अवयव है, तो हाँ हो है, तो इसका मतलब ये होगा और ये नहीं होगा। तो 9 नंबर का आंसर सी हो जाएगा। अगर कोई भी सेट दे दिया है, मान लीजिए ए कोई सेट है ए बी डी, दूसरा कोई सेट माने बी तो उसको दे दिए क्या, ई एफ जी। अगर सी कोई सेट है, अगर एच आई जे है और कहा जाए कि इन सभी का सार्वत्रिक समुच्चय लेना है तो इसको ऐसा समुच्चय बनाएंगे जिसमें सभी का अवयव आ जाना चाहिए। तो अगर इसको कोई हम डी मान लेंगे सार्वत्रिक समुच्चय के लिए तो इसमें जितना भी है सभी को लिखना पड़ेगा, जैसे ए हो गया, बी हो गया, डी ई एफ जी एच आई जे, मतलब ऐसा सेट जो सभी में आ जाए। तो देखिए ये वाला भी इसमें मिल रहा है, ये वाला भी इसमें मिल रहा है, ये वाला भी इसमें मिल रहा है, तो इसका मतलब इन तीनों सेट का सार्वत्रिक समुच्चय ये डी होगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, हमारा प्रश्नावली 1.3 कॉन्सेप्ट के साथ खत्म होता है। और कुछ गलत हो गया होगा तो सॉरी, सुधार कर लेना, ठीक है। और इस तरह से प्रश्नावली 1.3 खत्म होता है। फिर मिलेंगे क्या इसके अगले प्रश्नावली में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।